और फिर शुरू करते हैं हम आज की शानदार कक्षा। और आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त? शानदार शानदार 20 प्रश्न। साइंस के शानदार शानदार 20 प्रश्न हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वक्त गवाए। आज का पहला प्रश्न, अगर आपको हमारी आवाज एकदम टनाटन आ रही है तो जल्दी से एक बार 8 टाइप कर दीजिए। अगर आपको हमारी आवाज एकदम टनटना के आ रही है तो जल्दी से एक बार 8 टाइप कर दीजिए, क्योंकि आज एनसीईआरटी के एकदम मीठे मीठे प्रश्न आपको हम करवाने वाले हैं। एकदम मीठे मीठे प्रश्न, सीधी बात, नो बकवास। एसके झा टीम सिर्फ कंटेंट के लिए जानी जाती है और कंटेंट देने में हम रहेंगे सबसे आगे। तो आइए चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर, और एकदम लेवल का कंटेंट हम आपको देने जा रहे हैं। कहते हैं जल का वाष्पीकरण होता है। आ हा, क्या सुंदर क्वेश्चन है। कहते हैं वाष्पीकरण, जल का क्या होता है मेरी जाने मोहब्बत? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की अगर हम बात करें तो जल का वाष्पीकरण, एक सबसे पहली बात तो ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और कभी अगर आप पानी को गर्म किए होंगे और पानी भाप बना होगा, पानी अगर गर्म किए होंगे और पानी भाप बना होगा, देखिएगा 20 डिग्री सी से ही वो 10 डिग्री 20 डिग्री जैसे टेम्परेचर की जगह धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। 30 पर और वाष्प बनेगा, 40 पर और बनेगा, 50 60 70 100 जाते जाते वो पूरा भयानक वाष्पीकृत होने लगेगा। हम कहते हैं जल कितने का क्वथनांक कितने पर खौलता है? तो खौलता है 100 डिग्री सी पर। अगर हम जल की बात करें तो जल का क्वथनांक जो है, जल का क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सी है, 100 डिग्री सी है। लेकिन वाष्पीकरण उसका एकदम जीरो से जैसे ही 4-5 डिग्री सी पर रहेगा, जैसे ही उसको गर्म करना शुरू कीजिएगा वाष्पीकृत होने लगेगा। इसीलिए तो सूर्य की गर्मी में भी पानी वाष्पीकृत होता है, वाष्प बन के फिर बादल बनता है और बादल बन के फिर बरस जाता है, जिसको हम जल चक्र कहते हैं। तो मेरी जान, सभी तापमान पर यह वाष्पीकृत होता है, सभी ताप पर वाष्पीकृत होता है, सभी ताप पर वाष्पीकृत होता है, सभी ताप पर वाष्पीकृत होता है। कौन? जल। जल सभी ताप पर वाष्पीकृत होता है। तो सभी ताप पर यह वाष्पीकृत होता है और यह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और अगर कहेगा आपको सबसे धीमा प्रक्रिया क्या है, तो हम कहेंगे सबसे धीमा प्रक्रिया जो है, सबसे धीमा प्रक्रिया जो है वो वाष्पीकरण है। सबसे धीमी प्रक्रिया क्या है मेरी जान? वाष्पीकरण है। तो आप आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? जल का वाष्पीकरण होता है हिमांक बिंदु पर, संगलन ताप पर, समस्त ताप पर। आंसर हो जाएगा समस्त तापमान पर सबसे धीमी प्रक्रिया है वाष्पीकरण। और यह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सी। सभी तापमान पर यह वाष्पीकृत होता है। और दूसरा, सबसे धीमी प्रक्रिया है, इससे धीमी प्रक्रिया नहीं है, यह सबसे धीमी प्रक्रिया वाष्पीकरण है। जल्दी से लिख लिया। क्षेत्रफल पर निर्भर कैसे करता है? एगो लोटा में ले लीजिए पानी, एगो थाली में ले लीजिए पानी। थाली का पानी देखिएगा क्षेत्रफल कर ज्यादा है, जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होगा। थाली का पानी ले लीजिए, एगो लोटा में पानी ले लीजिए, थाली का पानी धाए धाए वाष्पीकृत होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? व्हाट इज द अगला प्रश्न? अगला प्रश्न कहता है उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्प पराशरी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है। हा, देखो चला, ये हमेशा ध्यान रखना कि जो फूलना 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 फूलना, ध्यान देना, फूलना फू 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 फूलना जो है ये परासरण है, पराशरण है। सटकना जो है या सिकुड़ना कह सकते हैं, सिकुड़ना जो है ये उत्क्रम पराशरण है, उत्क्रम पराशरण है, उत्क्रम पराशरण है मेरे दोस्त। फूलना जो है ये पराशरण है, सिकुड़ना जो है ये उत्क्रम पराशरण है। ध्यान देना, फूलना जो है ये पराशरण है, सिकुड़ना जो है ये उत्क्रम पराशरण का उदाहरण है, रिवर्स प्रोसेस। अब फूलने का एग्जांपल की अगर बात करोगे तो किशमिश, किशमिश जो हम लोग कहते हैं मेरी जान, किशमिश जो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? किशमिश, किशमिश, किशमिश। किशमिश की अगर हम बात करें, छुहाड़े की बात करें, तो ये सब पराशरण विधि द्वारा फूलता है। और अगर हम यही पानी के शुद्धिकरण की बात करें, पानी के शुद्धिकरण की बात करें, तो ये शुद्ध करने के लिए अशुद्धि उससे निकाला जाता है। पानी के शुद्धिकरण की बात करें तो इसको हम लोग उत्क्रम पराशरण कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। किशमिश वगैरह का फूल जाना ये क्या कहलाता है? पराशरण कहलाता है। तो फूल जाएगा तो पराशरण, और सिकुड़ जाएगा तो उत्क्रम पराशरण। ये जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट है जो हम आपको दे रहे हैं, बढ़िया से नोट कर लीजिए। विसरण जो होता है मेरी जान, ये उच्च घनत्व से निम्न घनत्व में होता है। विसरण की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा होता है गैस का, सबसे ज्यादा होता है गैस का, उससे कम होता है द्रव का, और सबसे कम होता है ठोस का। ना ना, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरी जान। कहते हैं विसरण सबसे ज्यादा गैस का, उससे कम द्रव का, उससे कम ठोस का। विसरण जो है ये घनत्व पर निर्भर करता है,
विसरण घनत्व पर निर्भर करता है, वाष्पोत्सर्जन अभी तुरंत बताए हैं। और प्रकाश संश्लेषण की अगर बात करोगे आप, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है मेरी जाने मोहब्बत। प्रकाश संश्लेषण के रिएक्शन को तो एकदम रट जाओ तुम। CO2 जब H2O से अभिक्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो ये बना देता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, ये बना देता है। तो ये मेरी जान ये 6 गो रहता है, ये भी 6 गो रहेगा, और ये यहाँ जो रहेगा ये 12 गो रहेगा, और ये 6 गो रहेगा। अब इसको बैलेंस कर लो, देखो बैलेंस हो जाएगा ये। और ई प्रकाश संश्लेषण का ये रिएक्शन एकदम पॉपुलर रिएक्शन है, खूब पूछा गया है, अगर आप बढ़िया से देख लीजिए। 6CO2 प्लस 6H2O जब प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, C6H12O6 प्लस 6CO2 6O2 प्लस H2O जो है 12H2O बना देता है। और ये चीज ध्यान रखिएगा, 6H2O से 12H2O बनता है। और ये जो H2O है, ये जो अभिक्रिया करता है, ये हमारा रिएक्टेंट यहां से यहां तक है, ये ध्यान रखना, ये हमारा रिएक्टेंट है। यानी अगर कहेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है, तो कहेंगे CO2 H2O प्रकाश और क्लोरोफिल। या नहीं तो यहाँ तीर दे के एरो तीर वाट का चिन्ह देता है, कहता है वाट की जगह पर क्या होगा, तो वाट की जगह पर प्रकाश और क्लोरोफिल होगा। आपको कहेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है, तो यहां से लेके यहां तक जरूरी है। कहेगा उत्पाद क्या है, तो यहां से लेके यहां तक उत्पाद है। चला एकदम महा भी आई, हम थोड़ा जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे चला एकदम लेवल के क्वेश्चन देंगे। जल्दी से लिख लो। तेरी याद हम सफर सुबह शाम। अब बताओ, अगर तुमको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, छोहड़ा, छोहड़ा पानी में फूल रहा है, छोहड़ा पानी में फूल रहा है, ये क्या है? परासरण है कि उत्क्रम परासरण है? उत्क्रम 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 परासरण है। जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर, परासरण या उत्क्रम परासरण? जल्दी से बता दीजिए। छोहड़ा परासरण है या उत्क्रम परासरण है? तो कहेंगे भैया तुम देख लो, फूलना
दूसरा ऑप्शन है पॉलिस्टर। तुझे पाना है मेरे सनम। तीसरा है सूती। चलो आप बता दो आंसर। पानी देना रे। कौन जल्दी सूखेगा, पॉलीथीन, पॉलिस्टर या सूती? पॉलीथीन, पॉलिस्टर या सूती? पॉलीथीन, पॉलिस्टर या सूती? पॉलीथीन, पॉलिस्टर या सूती? मेरी जान, जल्दी सूखेगा पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जल्दी पानी नहीं अवशोषित करता, जल्दी से वो अपना पानी छोड़ देगा। और सबसे कम आग लगेगा किसमें कहेगा तो सूती में। सबसे कम आग। प्लास्टिक दो प्रकार का, एक उसमें प्लास्टिक, एक तापदृढ़ प्लास्टिक। बार बार मुलायम नहीं होगा, उसमें बार बार मुलायम हो जाएगा, तापदृढ़। ये पॉलीथीन है, बार बार मुलायम। ओहो, बार बार मुलायम होता है, रुक जा, उल्टा हो गया, बार बार मुलायम होता है, क्योंकि पॉलीथीन को तो बार बार मुलायम कर सकते हैं ना, और बार बार मुलायम नहीं होता है। इट्स माय मिस्टेक। हाँ एकदम सही कमेंट्स कर रहा है बच्चा। बार बार मुलायम होता है, बार बार मुलायम होता है मतलब पिघल जाएगा, ये उसमें प्लास्टिक है। और बार बार मुलायम नहीं होता मतलब जल जाएगा, ये तापदृढ़ प्लास्टिक है, बेकेलाइट कह सकते हैं आप इसको। एक बार जलाओगे ये तो जल जाएगा, एक बार जलाओगे तो जल जाएगा। पहला कृत्रिम रेशा नाइलॉन, पीवीसी, इलेक्ट्रिक पाइप, पॉलीथीन, इथिलीन का बहुलक है, बहुलीकरण विधि द्वारा बनाया जाता है। बर्तन का हत्था कहेगा बेकेलाइट का, न चिपकने वाला परत कहेगा टेफ्लॉन का। ओ मेरे सनम। चल आजा, आजा रे, क्वेश्चन तो हम खा जाएंगे। एकदम शुद्ध छुच्छा मलाई मिलेगा। चला, छुच्छा मलाई समझता है ना, एकदम वही मिलेगा तुरा। क्वेश्चन नहीं है दोस्ती, मलाई है, धाए धाए खा जाओ, दूध ने पिला रहे हैं तेरा। एकदम मलाई खिलाएंगे, चला किसी से लड़ जाएगा तो उठा के पटक देगा तू। कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन अभिक्रिया है? हा, संयोजन अभिक्रिया मतलब ए बी जब आपस में जुटेगा तो ए बी का निर्माण करेगा। देखो है मलाई, लेकिन तुरंते खा लेगा तू एकरा, क्योंकि अगर थ्योरी एकदम वही एक के लाइन है। अब देख लो, ये ZnCO3 ZnO प्लस CO2 में तो वियोजन अभिक्रिया है रे भाई। वियोजन मतलब टूट जाता है। MgHCl से अभिक्रिया करेगा MgCl2 प्लस H2O, ये एकल विस्थापन अभिक्रिया है रे भाई। ये एकल विस्थापन है क्योंकि एक विस्थापित हुआ है। इधर आओगे KBr BaI2 से अभिक्रिया किया तो Ki प्लस द्विविस्थापन है। अब एक को बचवे किया, ये द्विविस्थापन है। एक को बचवे किया, चला कौन? H2 जब Cl2 से अभिक्रिया करेगा तो HCl बना देगा। आंसर H2 जब Cl2 से अभिक्रिया करेगा, A और B से अभिक्रिया करेगा, AB बना देगा। इज द राइट आंसर। मार्ग सरिया के देखो है 4 नंबर आंसर लेकिन होगा A नंबर आंसर। यही एनसीईआरटी की खासियत है 4 नंबर आंसर लेकिन होगा A नंबर आंसर, क्योंकि A में दिया हुआ है 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एकदम टाइम ने बिताते हुए, संक्रमण तत्व क्या होता है जिसके बाद हम 2 कक्षाएं अधूरी होंगी, वो संक्रमण तत्व होगा। एक लाइन का बात अगर हम बात करें, चला क्वेश्चन कहने जा रहा है, देख लो। चला हम एकदम डी ब्लॉक की अगर हम बात करें, डी ब्लॉक को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं संक्रमण तत्व? क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में संक्रमित रहता है। इधर एस ब्लॉक इधर पी ब्लॉक, बीच में वो संक्रमित रहता है डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण कहते हैं, वो क्योंकि वो डी ब्लॉक से निकलता है। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बीच में होता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच होता है कौन? डी ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच होता है कौन? डी ब्लॉक। 2 कक्षाएं अधूरी होती है इसकी। अंतिम इलेक्ट्रॉन तो डी में जाएगा, लेकिन 2 कक्षाएं जो है वो अधूरी होती है। 2 कक्षाएं अधूरी। एफ ब्लॉक की अगर बात करोगे, एफ ब्लॉक में की अगर बात करोगे तो ये अंतः संक्रमण तत्व कहलाता है। अंतः संक्रमण तत्व कहलाता है, अंतः संक्रमण तत्व कहलाता है। और इसमें रेडियो सक्रिय तत्व पाए जाते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व पाए जाते हैं। जल्दी से लिख लो। डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं, एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक के बीच में होता है। 2 कक्षाएं अधूरी होती है, और ये होता है चला 3 नंबर से लेके अब 12 नंबर तक का जो होगा ये संक्रमण तत्व है, डी ब्लॉक है। 3 नंबर वर्ग से लेके अब 12वें वर्ग तक, या 2 नंबर से 13 नंबर के बीच में। दोनों बातें सही है। आंसर बता क्या हो जाएगा आंसर? एफ ब्लॉक अंतः संक्रमण है, रेडियो सक्रिय तत्व पाए जाते हैं, वह तत्व जिसके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। तुझे पाना है। एक क्वेश्चन ले, क्षारीय धातु वर्ग, ओहो क्षारीय धातु वर्ग जो है किसको कहते हैं? एगो फर्स्ट ए है और दूसरा सेकंड ए है। बताइए आंसर क्या होगा? क्षारीय धातु वर्ग किसको कहते हैं? फर्स्ट ए को कि सेकंड ए को? इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है जानते हुए भी। क्षारीय धातु वर्ग कहते हैं, चला किसको? जल्दी बता, व्हाट इज आंसर? तुझे तेरी मोहब्बत का
क्षारीय धातु वर्ग कहते हैं फर्स्ट ए को, पहले फर्स्ट क्षारीय और बाद में सेकंड क्षारीय मृदा, सेकंड ज्यादा है तो क्षारीय मृदा और फर्स्ट कम है तो सिर्फ क्षारीय। इस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? ओ माय गॉड, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत महाभिवियाई फैराडे चाचा ने दिया था कि फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। तो में की सोचना है, मार देगा हमारे चलवा, एनसीईआरटी कहते की हो गया तो यो मार देगा चलवा हमार। ओह तो क्वेश्चन तनी बड़ा हो जाओ, चलवा को देखने में दिक्कत होगा। तुझे पाना है, बता जल्दी से आंसर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्षिक गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। ये कहता है कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्षिक गति के कारण विद्युत स्थैतिक बल का उत्पादन। कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच स्थैतिक धारा के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। प्रेरण मोटर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्षिक गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। बता आंसर। हमको लगता है कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच, बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी बता। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की अगर हम बात करें तो इस पर जो सवाल एकदम पूछे जाते हैं, जो एकदम सबको पता होना चाहिए कि इस पे दो चीजें वर्क करती है, एगो ट्रांसफॉर्मर एगो जो वर्क करती है चला वो है जनरेटर। ट्रांसफार्मर और जनरेटर जो है इसी सिद्धांत पर काम करता है। और ये दिया था किसने भैया मेरे? ये दिया था फैराडे चचा ने। ये दिया किसने था? फैराडे चचा ने। फैराडे चचा ने ये दिया किसने था? फैराडे चचा ने। और अगर हम बात करें ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इसमें अगर कोई तार को घुमाया जाए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अगर हम किसी तार को ऐसे रख दें और रख के इसको हम घुमाते हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, तो भैया इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। और ईएमएफ जनरेट होगा यानी फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। इसके अनुसार फैराडे के अनुसार क्या था? ई बराबर था फॉर्मूला, ई बराबर फॉर्मूला था माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये फॉर्मूला था माइनस एन डी फाई बाई डी टी। देख लो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत फैराडे ने दिया था। ई बराबर होता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ट्रांसफार्मर और जनरेटर इसी सिद्धांत पर काम करता है। ये फ्लक्स में परिवर्तन की दर उत्पन्न ईएमएफ के समानुपाती होता है। और यहां पर यही कह रहा है कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्षिक गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन होता है। ये कॉइल है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसके बीच सापेक्षिक गति होगा, फ्लक्स कटेगा, और फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। ये मामला है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? चलो एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। मिनी बुलेट में आपका स्वागत है। जनरेटर जो है ये किस सिद्धांत पर काम करता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल की राइट हैंड रूल? चलो मिनी बुलेट में आपका स्वागत है। अब जल्दी से बता दिए, लेफ्ट हैंड रूल आइए या दूसरा राइट हैंड रूल? जल्दी बता, जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल? तुझे पाना है। याद ना रहे तो याद रखना, जनरेटर को राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं तो राइट हैंड रूल लगेगा। तो मोटर में कौन रूल लगेगा? लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। जनरेटर को कभी भी ऐसे से स्टार्ट किए हैं क्या? जब भी जनरेटर को स्टार्ट करते हैं राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं तो राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए, अब मोटर के लिए लेफ्ट हैंड रूल। ओहो हेने आओ न रे। कहता निम्नलिखित तीन तत्वों के समूहों में कौन सा डोबेरिनर के त्रिक का गठन करता है? ये क्वेश्चन अब जल्दी से बता दो, आंसर क्या हो जाएगा? डोबेरिनर का त्रिक क्या कहता था? जल्दी बता। ला 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 ला, जल्दी बता, चला आंसर क्या होगा? डोबेरिनर का ट्रिक तो एक को देख लो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन देखो तो है क्या? अरे एगो तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एगो कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम पोटेशियम, एगो लिथियम सोडियम, कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम और पोटेशियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये तो यही मिल गया तुमको, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। एगो हो गया तुम्हारा कैल्शियम, हो गया स्ट्रॉन्सियम, हो गया पोटेशियम, हो गया लिथियम सोडियम। लिथियम सोडियम और बताओ तीसरा तत्व कौन होगा? लिथियम सोडियम और पोटेशियम। लिथियम सोडियम, अच्छा ई उल्टा हो गया, चला इसको ठीक कर दो। देखो इसका जो निम्नलिखित में से समूह में कौन सा डोबेरिनर का त्रिक का गठन करता है? तो यहां हो जाएगा कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम और बेरियम, ये हो जाएगा लिथियम सोडियम और पोटेशियम। देखो आप सही है, हाँ आप सही है। ये तीन गो ट्राइड जो है आपको याद रखना है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम बेरियम लिथियम सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों गो ट्राइड था, एगो दिया हुआ यहां आंसर हो जाएगा। देखो चला हम एकदम फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में तीन तत्वों के समूह में कौन सा डोबेरिनर के त्रिक का गठन करता है? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम बेरियम लिथियम सोडियम और पोटेशियम, यही तीन गो ट्राइड है। ये ट्राइड क्या कहता था? ये कहता था कि दूसरा तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो पहला और तीसरा का औसत होगा, पहला और तीसरा के द्रव्यमान का औसत होगा। ये कहता था डोबेरिनर का ट्राइड। दूसरा तत्व का द्रव्यमान पहला और तीसरा का क्या होगा? औसत होगा। इज द राइट आंसर। दूसरे का जो द्रव्यमान होगा वो पहले और तीसरे का क्या होगा? औसत होगा। इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न जल्दी से लिख लो। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगला आहा हेने आउन रे क्वेश्चन कहने जा रहा है। कहता है 40 केजी भार। आहा यानी एम का मान दे दिया है 40 केजी, कह रहा है भार लेकिन दिया है केजी में। 4 सेकंड टाइम का मान दे दिया है 4 सेकंड। और कहता है 5 मीटर तक ऊंचाई में, एच बराबर हो गया 5 मीटर, सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाता है, उसके द्वारा विकसित शक्ति का मान क्या होगा? पी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? एम जी एच बाई टी। देखो पी बराबर फॉर्मूला कितना सारा है, एगो तो डब्ल्यू बाई टी सीधा ले लो, या एफ एस बाई टी ले लो, या एफ एस बाई टी ले लो, या एफ एस कॉस थीटा बाई टी ले लो, एफ एस कॉस थीटा बाई टी ले लो, या हम इसका सब फॉर्मूला आपको बता दिए हैं। एम जी एच बाई टी ले लो, या हाफ एम वी स्क्वायर बाई टी ले लो। अब यहां तो एक को फॉर्मूला लगेगा एम जी एच बाई टी, क्योंकि आपको जो दिया हुआ रहेगा वो फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर। व्हाट इज आंसर? इतना देर में तो आप लोग निकाल दीजिएगा। P बराबर एम जी एच बाई टी लगा देते हैं यहाँ। एम जी एच बाई टी में एम का मान है 40, जी का मान 10, एच का मान ले लेते हैं 5, अब बटा टी का मान दे दिया है 4। अब जल्दी से बताओ टी दे दिया है 4 सेकंड, तो ये हो जाएगा 4 दहन 40, 10 दहन 100, 50 500। 500 व्हाट इज आंसर? देख लो 40 दहन 400, 4 पंच 200 यानी 2000 बटा 4 बराबर 500। 4 सेकंड में दिया है हाँ आंसर। इस सब फॉर्मूला है। P बराबर डब्ल्यू बाई टी, एफ एस कॉस थीटा बाई टी, या एफ एस बाई टी, या एम जी एच बाई टी, या हाफ एम बी स्क्वायर बाई टी। इसमें से जो दिल करे वो लगा दो, आंसर आ जाएगा। जब जैसा दिया हुआ रहे गिवन दैट, उस हिसाब से ये फॉर्मूला में से कुछ भी आप यूज कर लो, आंसर आ जाएगा। तुझे तेरी, चलो मिनी बुलेट को यहां भी हम लोग ले लेते हैं। यंत्र की शक्ति क्वेश्चन देगा, यंत्र की शक्ति, यंत्र की शक्ति हम बताए हैं बहुत बार, बताओ जल्दी से आंसर। यंत्र की शक्ति, यंत्र की शक्ति, यंत्र की शक्ति, यंत्र की शक्ति को व्यक्त किया जाता है, पहला है एचपी में, दूसरा है किलोवाट में। बताओ आंसर। मिनी बुलेट में आपका स्वागत है। हाँ 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 ना, हम कॉल करे हम। बताओ आंसर क्या हो जाएगा। यंत्र की शक्ति जो है, यंत्र की शक्ति की अगर हम बात करें तो एचपी या किलोवाट, क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी बता दो। यंत्र की शक्ति एचपी हो जाएगा मेरे दोस्त। बहुत बड़े यंत्र की शक्ति होगा तब किलोवाट होगा, इसका ध्यान रखना। हेने और एक क्वेश्चन, हेने और एक क्वेश्चन। कॉपर के विद्युत चालन द्वारा तारों के रूप में उपयोग किए जाने से उसका कौन सा गुण उत्तरदायी नहीं है? एनसीईआरटी। कौन सा गुण कॉपर का तार के रूप में, चालक के रूप में उपयोग किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है? बताओ। तन्यता तो एकदम उत्तरदायी है, तब ना तार बनेगा। विद्युत का अच्छा चालक होगा इसीलिए ना तार है, और ठोस है तब ना तार है। रंग उत्तरदायी नहीं है, रंग उत्तरदायी नहीं है उसके विद्युत के चालन के लिए। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, चालकता की अगर हम बात करें, चालकता की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा चालकता होता है सोना की, उससे कम होता है चांदी की, उससे कम होता है कॉपर की, उससे कम होता है अल्युमिनियम की। तो यहां अगर चांदी का उपयोग कहिएगा तो ये सेंसर में किया जाता है, कॉपर का उपयोग अगर कहिएगा तो घर में, घर के वायरिंग में, देख लो घर के वायरिंग में, दूसरा अर्थिंग में, अर्थिंग में उपयोग किया जाता है, तड़ित में उपयोग किया जाता है, घर में, अर्थिंग में, तड़ित में। दूर तक विद्युत भेजने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, दूर तक विद्युत भेजने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। देख लो सोना, सोना का उपयोग हम लोग नहीं है के बराबर करते हैं, सबसे अच्छा चालक है, लेकिन चांदी का उपयोग सेंसर में करते हैं, या रिले परिपथ में करते हैं, या रिले परिपथ में करते हैं। घर में अर्थिंग में, तड़ित में कॉपर का उपयोग करते हैं, तड़ित चालक में। अल्युमिनियम दूर तक विद्युत धारा को भेजने के लिए, घर में कह देगा तो कॉपर का उपयोग, अर्थिंग में कह देगा कॉपर का उपयोग, तड़ित चालक में कह देगा तो कॉपर का उपयोग, सेंसर में, रिले में हम लोग चांदी का उपयोग करते हैं। अल्युमिनियम दूर तक विद्युत धारा भेजने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? अल्युमिनियम। नहीं देखता रोड पर अल्युमिनियम का तार रहता है, दूर तक भेजने के लिए कह देगा तो अल्युमिनियम, घर में कह देगा तो कॉपर, अर्थिंग में कह देगा तो कॉपर, तड़ित चालक में कह देगा तो कॉपर। आंसर व्हाट इज द आंसर? रंग निर्भर नहीं करता। जल्दी से इसको लिख लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुझे अपना बनाने की कसम। चला एकदम सीरियस हो जाओ, हम बार बार कहते हैं जरा सा मिस करोगे बुरा में जाओगे, कोई उपाय नहीं है। बताओ जल्दी से आंसर। आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगाता है। इस तरह के अलार्म कमरे में कहां रखा जाता है? भैया इस तरह के अलार्म कमरे में छत पर रखा जाता है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाती है, और ऊपर जाएगी तो ऊपर में छत में रखिएगा तब ना सारा का सारा सेंस करेगा और सेंस करके अलार्म बजाएगा।
जब भी रखेंगे छत पर रखेंगे। और वेंटिलेटर भी, संवाहक जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं वेंटिलेटर, वेंटिलेटर, वेंटिलेटर। ये भी कहेगा कहां रखा जाता है, तो कहेंगे छत के पास। क्यों? क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाती है। वेंटिलेटर जो है ये भी छत के पास रखते हैं, वेंटिलेटर जो है ये भी छत के पास रखते हैं। और सेंसर भी जब भी रखेंगे छत के पास रखेंगे, क्योंकि सारी गर्म हवा ऊपर जाती है। वेंटिलेटर जो है ये भी छत के पास रखा जाता है। अगला, लाइव क्विज चला, फिर से चालू कर दिया गया है, आप इसका आनंद ले सकते हैं। बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? कैथोड किरण प्रयोग में पहली बार किसके द्वारा किया गया था? ओहो, हमको तो लगता है रदरफोर्ड, इसने नाभिक की खोज की थी। नाभिक की खोज की। जॉन डाल्टन ने पहला परमाणु सिद्धांत दिया था। पहला परमाणु सिद्धांत लगभग इन्होंने ही दिया था, लेकिन इससे पहले भी थॉमसन ने दिया था। इसने कहा था परमाणु अविभाज्य है, परमाणु जो है वो अविभाज्य है, परमाणु जो है अविभाज्य है। परमाणु कैसा है मेरी जान? परमाणु अविभाज्य है। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। इलेक्ट्रॉन ही तो कैथोड किरण है, कैथोड किरण है। प्रोटॉन जो है वो एनोड किरण हो गया, क्योंकि उस पर प्लस चार्ज है। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया था। अब प्रोटॉन जो है वो क्या है? एनोड किरण है, एनोड किरण है। गोल्डस्टीन ने किसका खोज किया था? प्रोटॉन का। जेम्स चैडविक की अगर बात करोगे तो वो न्यूट्रॉन का खोज किया था। रदरफोर्ड नाभिक का। जॉन डाल्टन पहला परमाणु सिद्धांत दिया था, परमाणु अविभाज्य है, उन्होंने ही कहा था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन बोले तो कैथोड किरण। गोल्डस्टीन प्रोटॉन का, प्रोटॉन बोले तो एनोड किरण। आंसर, अगर तुम कहना चाहते हो तो पॉजिट्रॉन का खोज जल्दी से बता दो, क्या किया था? पॉजिट्रॉन का खोज कौन किया था? तुमको हम देते हैं, युकावा किया था या एंडरसन किया था? जल्दी बता, युकावा किया था या एंडरसन किया था? पॉजिट्रॉन का खोज जो है युकावा किया था कि एंडरसन किया था? डेली 9:20 में हम आपकी सेवा में उपलब्ध है, संडे टू संडे। एकदम खाली तबियत खराब ना हो और कोई हमको इमरजेंसी ना पड़े तो हम संडे टू संडे उपलब्ध है। अगर एक दिन नहीं रहेंगे तो दूसरा दिन समझिएगा जरूर आएंगे सर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी मेरे दोस्त? एंडरसन ने की थी। और परमाणु बलों की खोज जो है, परमाणु बलों की खोज जो है हिदेकी युकावा ने किया था। परमाणु बलों की खोज हिदेकी युकावा ने किया था। परमाणु बलों की खोज कौन किया था? हिदेकी युकावा ने किया था। देख लो आंसर। रदरफोर्ड नाभिक का खोज, जॉर्ज डाल्टन पहला परमाणु सिद्धांत, परमाणु अविभाज्य, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड किरण, गोल्डस्टीन प्रोटॉन यानी एनोड किरण। नाइट्रोजन का प्रयोग बहुत बल्बों में किया जाता है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वह अभिक्रिया नहीं करने देता है। नाइट्रोजन का जो उपयोग है चला बहुत बल्बों में, क्या आता है? एक बल्ब में क्या आता है नहीं पूछा है, क्यों किया जाता है ये पूछा है। तो कहते हैं यह हवा से हल्का होता है, या बल्ब में रोशनी ज्यादा उत्पन्न करता है, या दहन के सपोर्ट नहीं करता है, एकदम दहन को यह सपोर्ट नहीं करता है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो ये कुरकुरे के पैकेट में भी यूज किया जाता है। कुरकुरे के पैकेट में भी यूज करते हैं। कुरकुरे के पैकेट में, बल्ब में भी नाइट्रोजन भरा जाता है, फुटबॉल में भी नाइट्रोजन भरा जाता है, फुटबॉल में भी नाइट्रोजन भरा जाता है। ये तीन जगह तो नाइट्रोजन भरा ही भरा जाता है। कुरकुरे के पैकेट में, बल्ब में, फुटबॉल में, ये तीनों जगह नाइट्रोजन भरा जाता है। कुरकुरे में, बल्ब में, फुटबॉल में, क्योंकि ये चला दहन को सपोर्ट नहीं करता है, जल्दी ना जलने देगा ना खुद जलता है। बता अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन? अरे अरे है ना, और एक क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण में बिंब से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा? तो देख लो, ये अवतल दर्पण है। अगर आप साइंस ज्ञान का पाठ देखे होंगे तो उसमें आपको जरूर हम बताए हैं कि कहां पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा। नहीं देखे हैं तो देखिए, वो वीडियो हर 2 दिन 3 दिन पे आता है, साइंस ज्ञान सीरीज, उसको जरूर देखिए। उसमें चला अलग अलग पार्ट में आता है। हेलो, हाँ करते हैं। अच्छा, हम फोन करी छे। हम फोन करी छे। कहते हैं निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा? तो बिंब से बड़ा वास्तविक कह रहा है, इधर अगर बिंब यहां रखोगे ना तो बिंब से बड़ा बनाएगा, लेकिन ये प्रतिबिंब काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा और बड़ा भी होगा, काल्पनिक हो जाएगा और बड़ा भी होगा। तो बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब अगर बनाना है, बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब अगर आपको बनाना है तो देखिए, वास्तविक बनाना है तो सेंटर पर रखिएगा, सेंटर जैसा बनेगा उतने बड़ा बनेगा। तो या तो आप यहां रखिए या तो आप यहां रखिए। तो यहां जो प्रतिबिंब रखिएगा फोकस पर, तो वो अनंत पर बनेगा, तो दिखाइए नहीं देगा। तब एक को ऑप्शन में बच गया, ये सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच रखिएगा, सी और अनंत के बीच बनेगा और बड़ा बनेगा। क्योंकि यहां रखिएगा तो काल्पनिक बड़ा बनेगा, लेकिन काल्पनिक बड़ा बन जाएगा। और यहां रखिएगा तो फोकस पर तो अनंत पर बन जाएगा, अनंत पर प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। सेंटर पर रखिएगा, सेंटर पर के बराबर बन जाएगा। तो इसका मतलब सी और एफ के बीच रखेंगे तब ना यहां बनेगा, और तब ये जो बनेगा ये वास्तविक और बड़ा बनेगा, वास्तविक और बड़ा बनेगा, वास्तविक और बड़ा बनेगा। आंसर
जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? बता आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा जब बिंब दर्पण और वक्रता केंद्र के बीच हो, जब बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो, जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। क्या दिया आंसर, जल्दी से बता दो। व्हाट इज द आंसर? सी फॉर कैट इज द आंसर। जब बिंब दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, जब बिंब दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा तभी बनेगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है चला जी तो वीडियो देखिए, तभी क्वेश्चन बन पाएगा। हमने साइंस ज्ञान सीरीज एक स्टार्ट किया है, तीसरा वीडियो लॉन्च हो चुका है, आप उसको देखिए, 10 मिनट टाइम निकालिए और उसको 2 बार 3 बार देखिए। 50 वीडियोस हम आपको लगभग देंगे, 40 से 50। उसमें लगभग साइंस का हर वो पार्ट क्लियर हो जाएगा जिस पार्ट में आपको दिक्कत है। कहते हैं निम्न में से किसका उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच मापने के लिए संकेतक के रूप में किया जाता है? ईओसीन, लिटमस नहीं, यूनिवर्सल इंडिकेटर का। यूनिवर्सल इंडिकेटर का सटीक पीएच अगर आपको नापना है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर। लिटमस पेपर की अगर हम बात करें तो इसका रंग बैगनी होता है, इसका रंग चला बैगनी होता है, ध्यान रखना। फिनोप्थिलीन का भी यूज होता है लेकिन लिटमस पेपर का रंग बैगनी होता है। और सटीक तरीके से अगर आपको निकालना तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग करते हैं पीएच नापने के लिए। आपको पता होगा पीएच 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से अधिक होगा क्षारीय, और 7 होगा तो उदासीन। तो क्वेश्चन बताइए, अधिक अम्लीय, अधिक अम्लीय, अधिक अम्लीय पीएच बताइए कितना होगा? ए पहला ऑप्शन है 2 और दूसरा ऑप्शन है 4। बता दीजिए जल्दी से। अधिक अम्लीय पीएच किसका होगा, 2 का कि 4 का? अधिक अम्लीय पीएच किसका होगा, 2 का या 4 का? अधिक अम्लीय पीएच किसका होगा, 2 या 4? अधिक अम्लीय पीएच किसका होगा मेरी जान? तो जे जितना कम होगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा। जे जितना कम होगा पीएच मान, उसका अम्लीयता उतना ज्यादा होगा। पीएच मान जितना कम, अम्लीयता उतना ज्यादा। ये ध्यान रखना। क्षारीयता में नहीं होता, जिसका ज्यादा उसका ज्यादा, जिसका कम उसका कम। अम्लीयता में जिसका पीएच मान जितना कम उसकी अम्लीयता उतनी अधिक। वेरी गुड। पता जिप्सम कितने तापमान पर, जिप्सम देखो ये रिएक्शन है चला, CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम है। इसको आप 100 डिग्री सी, 100 डिग्री सी कहिए, या 373 केल्विन कहिए, या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कहिए, या 80 डिग्री आर कहिए, पर गर्म कीजिएगा ना तो ये बना देगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या बना देगा ये? CaSO4 इंटू हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये जो है ये जिप्सम है। ये क्या है मेरी जान? कि जिप्सम है। जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O है। इसको 100 डिग्री सी पर या 373 केल्विन या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 80 डिग्री आर पर जब गर्म करेंगे तो ये CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। तो यहां पर आंसर देखिए कह रहा है जिप्सम को कितने तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित किया जाएगा? 373 केल्विन पर। कितना पर परिवर्तित किया जाएगा मेरी जान? 373 केल्विन पर। तो चलिए हम लोग जल्दी से रिएक्शन लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न आपको कहता है, क्या कहता है गौर फरमाइएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एनसीईआरटी। एकदम अंडर एस्टिमेट चला जी आप नहीं कीजिए इसके पावर को, क्योंकि क्वेश्चन बड़े सुंदर सुंदर होते हैं। कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक उष्मारोधी है? उष्मारोधी सर्वाधिक कौन है? तो देखो इसमें कौन है, इसमें जाओगे तो ये तांबा है, तो तांबा तो होगा नहीं। प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क वार, रबर, ये हो सकता है इसमें भी, लेकिन देखो तांबा है। इसमें देखो एल्युमिनियम है, तो ये तीनों तो होने से रहा, तो यही हो जाएगा आंसर। ध्यान से देखो, कहता है सर्वाधिक उष्मारोधी कौन है? तो यहाँ तांबा है, ये होगा नहीं। यहाँ तांबा है, ये होगा नहीं। यहाँ एल्युमिनियम है, ये होगा नहीं। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। रबर का दस्ताना जो है, इलेक्ट्रिक मिस्त्री जो है, इलेक्ट्रिक मिस्त्री जो है, ये रबर के दस्ताने प्रयोग किया करता है। इलेक्ट्रिक मिस्त्री की अगर बात करोगे, जल्दी से लिख लो, ये रबर के दस्ताने प्रयोग करता है। इलेक्ट्रिक मिस्त्री रबर के दस्ताने प्रयोग करता है। अगला, एंड द 71 नंबर क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या कह रहा है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। कहता है जब हम सांस लेते समय वायु अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी अंदर जाता है, नाइट्रोजन का क्या होता है? तो देखो सांस की अगर हम बात करें, सांस की अगर हम बात करें, लेते और छोड़ते, लेते और छोड़ते, लेते और छोड़ते, तो देखो नाइट्रोजन जो है 78% लेते हैं और नाइट्रोजन 78% छोड़ते भी है। 78% छोड़ते भी हैं। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो ये 78% लेते हैं, 78% छोड़ते। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें मेरी जान? ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये हम लोग कंज्यूम करते हैं। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये हम लोग कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करते हैं मतलब मेरी जान, कंज्यूम करते हैं मतलब ये हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? एक मिनट चलाएगा, मैसेज करते हैं। तुझे पाना है। देखो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये 21% हम लोग लेते हैं और छोड़ते ऑक्सीजन मात्र 17% के आसपास, क्योंकि इसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करोगे तो ये 0 पॉइंट कितना परसेंट,
अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, बताओ कितना परसेंट हम लोग लेते हैं, कितना परसेंट हम लोग छोड़ते हैं। तो वायुमंडल में जितना परसेंट रहेगा 0.03% के आसपास हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हम लोग लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं वो अप्रॉक्स 4% के आसपास होता है। अब बताओ मेरी जान क्या होगा आंसर, देख लो। कहते हैं लेते हैं नाइट्रोजन 78%, छोड़ते भी 78%, ऑक्सीजन 21% लेते हैं, 17% छोड़ते हैं, 4% कंज्यूम करते हैं। आई 0.03% लेते हैं, ज्यादा ही छोड़ते हैं, 4% के आसपास छोड़ते हैं। तब बताइए आंसर क्या हो जाएगा। कि नाइट्रोजन अंदर जाता है, इस नाइट्रोजन का क्या होता है, या ऑक्सीजन के साथ कोशिकाओं में भ्रमण करता है, या सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर जाता है, या केवल नसिका कोशिकाओं में अवशोषित होता है। कोशिकाओं में नाइट्रोजन का सांद्रण पहले से इतना अधिक है कि यह अवशोषित नहीं हो पाता। क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। डी फॉर डॉग हो जाएगा कि बी फॉर बॉल हो जाएगा, जल्दी बताओ। कहता है कोशिकाओं में नाइट्रोजन का सांद्रण पहले, भी कुछ लोग मारेंगे, अधिक होता है कि यह अवशोषित नहीं होता, लेकिन आंसर होगा यह सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर आ जाता है। यह सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या आ जाता है, चला बाहर आ जाता है। जल्दी से लिख लो, जल्दी बताओ आंसर। जब हम सांस लेते हैं चला तो 78% लेते हैं, 78% नाइट्रोजन छोड़ते हैं, 21% लेते हैं और 17% छोड़ते हैं, 0.03% लेते हैं, 4% छोड़ते हैं। तो कुछ लोग ये भी मारेंगे कि कोशिकाओं में नाइट्रोजन का सांद्रण पहले से ही इतना एकदम नहीं होता है अधिक, या सांस छोड़ते समय एकदम बाहर निकल जाता है। ये नॉन रिएक्टिव है, नॉन फ्लेमेबल है, ना ही अभिक्रिया करता है और ना ही ये जलने में मदद करता है। जल्दी से लिख लो। तुझे अपना बनाने की क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य। देखो चलो जल्दी से इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण द्वारा जो किया गया कार्य है ये mgh होता है। mgh जो है ये अंतिम ऊंचाई माइनस प्रारंभिक ऊंचाई है। अंतिम ऊंचाई माइनस प्रारंभिक ऊंचाई का अंतर है, ऊंचाइयों का अंतर है। mgh की अगर हम बात करें तो अंतिम ऊंचाई और प्रारंभिक ऊंचाई का अंतर जो है यही होता है mgh। mgh की अगर हम बात करें चला तो ये अंतिम ऊंचाई और प्रारंभिक ऊंचाई का अंतर होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य mgh होता है। mgh बोले तो अंतिम ऊंचाई और प्रारंभिक ऊंचाई का जो अंतर होता है वही h होता है। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा, एकदम एनसीईआरटी का। वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों में जो अंतर होगा वही आंसर हो जाएगा कार्य का, वही आंसर हो जाएगा कार्य का। फिर से देख लो, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य mgh, अंतिम ऊंचाई माइनस प्रारंभिक ऊंचाई, ऊंचाई मिल जाएगा। तो आरंभिक और अंतिम अवस्था में ऊंचाइयों का अंतर, एक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन का अंतर, एक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन का अंतर, अवस्था ने ऊंचाइयों में परिवर्तन का अंतर। जल्दी से लिख लो। एंड इट मे बी द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बस एकदम चला, आज कंप्लीट एनसीईआरटी है। बताओ जल्दी से, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। हा जड़त्व की अगर हम बात करें चला तो जड़त्व जो है एक होता है विराम का जड़त्व। जल्दी से तब तक आंसर मार दीजिए आप लोग। एक होता है गति का जड़त्व, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर विराम से गति में गया तो विराम का जड़त्व, और अगर गति से विराम में गया तो गति का जड़त्व। और अगर हम जड़त्व की बात करें तो गति का जड़त्व अधिक होता है और विराम का जड़त्व कम होता है। ध्यान दो, विराम का जड़त्व बोले तो विराम से गति में, गति का जड़त्व बोले तो गति से विराम में, और गति का जड़त्व ज्यादा होता है। जितना ज्यादा गति उतना ज्यादा जड़त्व। एक और चीज ध्यान रखना, जड़त्व बराबर आई बराबर होता है mr², यानी जड़त्व बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर। किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होगा। सबसे ज्यादा गति देखो क्या है, एक ही आकार के रबर के बॉल और पत्थर के बीच, स्कूटर और बस, 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के के बीच, रेलगाड़ी और जहाज के बीच। बताइए आंसर किसमें ज्यादा होगा, रेलगाड़ी और जहाज हो जाएगा, क्योंकि गति का जड़त्व ज्यादा होता है, विराम का जड़त्व कम होता है। बताओ जड़त्व के बारे में पहली बार बताया कौन था, जल्दी से आंसर बता दो। जड़त्व के बारे में हम तुमको ऑप्शन दे देते हैं मेरी जान, जो एकदम मिनी बुलेट में आपका स्वागत है। दूसरा हो जाएगा न्यूटन। जल्दी बता कौन बताया था जड़त्व के बारे में सर्वप्रथम, किसने बताया था, गैलीलियो ने या न्यूटन ने। गैलीलियो ने दूरबीन का भी खोज किया था। चला बताओ जड़त्व के बारे में सर्वप्रथम कौन बताया था, गैलीलियो या न्यूटन, गैलीलियो या न्यूटन, गैलीलियो या न्यूटन। जरा सा हम साइड होता है तो कैमरा से आउट हो जाते हैं, हमको लगता है कैमरा को थोड़ा सा पीछे करके तब ये करो। अभी हम ये यहाँ है तो कैमरा से आउट है, यहाँ है। लड़का कहेगा लगता है पढ़ने तने चल जाता है मास्टर। कैमरा को थोड़ा सा जूम इसका पीछे कर दो। बच्चा के सामने नहीं रहने पर बच्चा को लगेगा ना कि मास्टर बाप पढ़ने तो नहीं जा रहा है, लगता है पढ़ के पढ़ा रहा है। अरे छोटा 10 साल से यही काम कर रहे हैं, तो समझो कि क्या हम बोले। अब नथिंग इज एक्सप्लेन्ड बाय मी। चला कैमरा का प्रॉब्लम है। देखो अभी थोड़ा सा हम ऐसे होंगे और हम आउट हो जाएंगे, कैमरा थोड़ा ज्यादा नजदीक होने के कारण। मछली जैसे जलीय जंतु अपने अपशिष्टों में कौन सा गैसीय रूप में उत्सर्जित करती है। मछली में गंध भी होता है अमोनिया के कारण, और उसके शरीर में अमोनिया होता है। मछली में गंध भी जो है ना, मछली में गंध जो होता है ये भी अमोनिया के कारण होता है। मछली में जो गंध होता है चला ये भी अमोनिया के कारण होता है। और मछली के जलीय जंतु अपने अपशिष्ट में गैसीय रूप में क्या छोड़ते हैं, अमोनिया। हाइड्रोजन अति ज्वलनशील गैस, नाइट्रोजन एकदम नहीं जलने देगा, इसीलिए बल्ब में इसको भरते हैं। ऑक्सीजन जलने में सहायक होगा, अति ज्वलनशील इसको कह दो, अति ज्वलनशील।
अति ज्वलनशील। और नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, जलने नहीं देगा, जलने नहीं देगा, जलने नहीं देगा। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये जलेगा इसकी उपस्थिति में ही, जलेगा इसकी उपस्थिति में ही, बिना इसके नहीं जलेगा कोई भी चीज। जलेगा जब तक ये नहीं रहेगा तब तक नहीं जलेगा, जलेगा इसकी उपस्थिति में ही, जलेगा इसकी उपस्थिति में ही। मतलब जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है सनम। हाइड्रोजन अति ज्वलनशील गैस, नाइट्रोजन जलने नहीं देगा, ये एकदम जलने ही नहीं देगा जहां ये उपस्थित रहेगा। और अमोनिया तो यही हो गया आपका, मछली में गंध भी इसी के कारण होता है, और मछलियां छोड़ती भी यही गैस है। मछली में गंध भी इसी के कारण, और मछलियां छोड़ती भी यही गैस है। ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, और है क्या? नहीं, अब नहीं है। तो एगो चला बात बता दो, कौन से गैस का, एक जाते जाते एगो बात बता दो, ऊष्मीय मान सर्वाधिक किसका होता है? ऊष्मीय मान सर्वाधिक किसका होता है? ऊष्मीय मान सर्वाधिक, एक ऑप्शन है तुम्हारा ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, और तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन। अब जल्दी से जाते जाते एकदम बता ही दो कि ऊष्मीय मान सर्वाधिक